नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर लेक्चर सीरीज में। दोस्तों, ये हमारा करंट अफेयर लेक्चर सीरीज का तीसरा लेक्चर है, जिसमें हम अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों को देखने वाले हैं। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, जो घटनासार पत्रिका है, हम लोग उसका भी अध्ययन कर रहे हैं। उसका जो अर्धवार्षिकांक आया था, जिसमें जून 2024 तक जो आपकी खबरें हैं, और कब से, जनवरी 2024 से। तो दोस्तों, इसे हम देख रहे हैं। दोस्तों, कल जो लास्ट लेक्चर हमारा आया था, उसमें दोस्तों हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की जो अर्धवार्षिकी है उसको प्रारंभ किया था। चूँकि ये बड़ा चैप्टर है, तो इसमें हो सकता है कि इस लेक्चर के बाद 2 लेक्चर और आएँ। तो दोस्तों, आप लोग पेशेंस बनाए रखिए और अपने करंट अफेयर की तैयारी करते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कल जो हम लोग देख रहे थे, उसमें जो लास्ट न्यूज़ थी वो आपकी थी स्क्वाड से संबंधित। जैसा कि चाइना की पॉलिसीज को काउंटर करने के लिए जो भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के नेतृत्व में जो क्वाड बनाया गया था, वैसा ही एक और संगठन स्क्वाड नाम से बनाया है, जो कि अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपीन ने मिलकर बनाया है। ये न्यूज़ दोस्तों कल हमने देख ली थी। अब हम लोग इसके आगे देखते हैं। तो दोस्तों, इसके आगे जो न्यूज़ है वो है आपकी विश्व के सबसे बड़े एयरपोर्ट टर्मिनल से संबंधित। इसमें दोस्तों केवल इतना याद रखना है कि विश्व का सबसे बड़ा जो एयरपोर्ट या हवाई अड्डा टर्मिनल है, ये कहाँ स्थापित किया गया है, या इसको बनाने की जो घोषणा है वो कहाँ के लिए की गई है। तो ये याद रखना है कि ये संयुक्त अरब अमीरात यूएई में बनेगा। और किस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पे बनेगा, तो वो है आपका अल मखतूम, जो अल मखतूम नामक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है दुबई में। और दुबई चूँकि यूएई में है, तो यहाँ ये बनने वाला है। केवल इतना याद रखना है कि विश्व का सबसे बड़ा जो हवाई अड्डा टर्मिनल है वो कहाँ बनेगा, वो बनेगा आपका अल मखतूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज द्वारा फ्रांस में एक ह्यूमन सेंट्रिक एआई सेंटर की स्थापना से संबंधित न्यूज़ है। इसमें दोस्तों केवल इतना याद रखना है कि ये कहाँ स्थापित किया जाएगा ये सेंटर, तो वो फ्रांस में। किस देश की कंपनी द्वारा, तो भारत की जो कंपनी है टीसीएस, उसके द्वारा। और दोस्तों, इसका काम क्या है? इसका काम ये रहेगा दोस्तों, आप लोग हाईलाइटेड इसमें देख पा रहे हो कंटेंट में, कि ह्यूमन सेंट्रिक एआई मस्तिष्क कंप्यूटर इंटरफेस। यानी ये जो एआई रहेगी, ये जो भी आपकी मशीनें बनेगी यहाँ, ये मानव को जोड़ेंगी आपके कंप्यूटर से। तो मस्तिष्क कंप्यूटर इंटरफेस और मशीनों में जो सहानुभूति जैसी खूबियाँ हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, उसको ये पैदा करेंगी उन मशीनों में। तो यही इसका काम रहेगा। अब दोस्तों, आगे की न्यूज़ देखते हैं। आगे दोस्तों है एक जो यूनिवर्सिटी इम्पैक्ट रैंकिंग है उससे संबंधित। सबसे पहले दोस्तों इसमें ये देखना है कि ये रैंकिंग किस संस्था के द्वारा या किस निकाय के द्वारा जारी की गई। तो ये जो है टाइम्स हायर एजुकेशन निकाय के द्वारा इस रैंकिंग को जारी किया गया है। और ये 2024 का संस्करण है जो अभी जारी हुआ है। और ये जो है जो रैंकिंग है, किन बातों को लेकर निर्धारित की जाती है, किन बातों को लेकर बनाई जाती है। तो जो 2015 में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो 17 सतत विकास लक्ष्य 2030 तक जिनको प्राप्ति के प्रावधान किए गए थे, उन 17 लक्ष्यों के संबंध में दुनिया के विभिन्न विश्वविद्यालयों में क्या पढ़ाई हुई है, जिसके कारण उस क्षेत्र विशेष की जनता ने सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। तो यही चीज़ इसमें आकलित की जाती है इस रैंकिंग में, इस रिपोर्ट में। यानी जो दुनिया के विभिन्न विश्वविद्यालय हैं, यूनिवर्सिटी हैं, उन्होंने कितना इम्पैक्ट समाज पर डाला है। जो समाज जो है सतत विकास लक्ष्य या सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स हैं उनको प्राप्त करने की दिशा में बढ़ा है। तो उन्हीं यूनिवर्सिटी के इम्पैक्ट की बात इसमें कही गई है। तो अगर इम्पैक्ट में अगर देशों की बात की जाए, तो भारत के जो विश्वविद्यालय हैं वो इस मामले में पहले स्थान पर हैं। इतना याद रखना है दोस्तों। दोस्तों, अगली न्यूज़ आपकी लैंगिक समानता सूचकांक से संबंधित है। तो सबसे पहले तो इसमें ये याद रखना है कि ये जो इंडेक्स है किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है।
तो इसे जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच अर्थात आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा इसको जारी किया जाता है। और इस साल इसका 2024 का संस्करण जारी हुआ है। और भारत की रैंकिंग इसमें जो है 2 स्थान खिसक गई है, अर्थात भारत का जो प्रदर्शन है वो थोड़ा ख़राब हुआ है और 2 स्थान उसमें जो है गिरावट आई है उसकी रैंकिंग में, जो पिछले साल जो सूचकांक जारी हुआ था उसकी अपेक्षा। तो भारत की जो रैंकिंग है वो पिछले वर्ष के आंकड़ों की अगर बात करें 2021 की, तो वो 127 थी, लेकिन 2024 का जो अभी लेटेस्ट सूचकांक आया है इसमें भारत की रैंकिंग 129वीं है। अगर शीर्ष देश की बात की जाए तो इस रैंकिंग में जो आइसलैंड है उसका शीर्ष स्थान है। अगर अंतिम स्थान की बात की जाए तो सूडान का सबसे अंतिम स्थान है। अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर इसमें टॉप 3 देशों की बात की जाए तो वो हैं आपके आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे। और दोस्तों इसमें ये भी ज़रूरी है याद रखना, क्योंकि इस सूचकांक से संबंधित इसके आयाम पहले परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों ये याद रखना है कि ये 4 प्रमुख जो डायमेंशन है उसके बेस पे ये सूचकांक तैयार किया जाता है। इसमें आपका आर्थिक भागीदारी एवं अवसर, शिक्षा प्राप्ति, स्वास्थ्य और जीवन रक्षा तथा राजनीतिक सशक्तिकरण शामिल है। अब ये किसके लिए है सारी चीज़ें, तो ये हैं आपकी महिलाओं के लिए कि उन्हें आर्थिक भागीदारी एवं अवसर कितने मिल रहे हैं, शिक्षा प्राप्त करने की दशाएं कैसी हैं। तो ये सारी चीज़ें इस जो है सूचकांक में आकलन का विषय रहती हैं। और इसमें जो स्कोर होता है देशों का वो 0 से लेके 100 के बीच में होता है। दोस्तों अगली न्यूज देखते हैं। अगली न्यूज दोस्तों एक गठबंधन से संबंधित है जो कि विभिन्न देशों के द्वारा बनाया गया है और ये आपका फार्मास्यूटिकल्स के से संबंधित है। और इस अलायंस का नाम है आपका बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस। तो इसमें जो है आपके मुख्यतः भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जापान और यूरोपीय संघ ये शामिल हैं। और दोस्तों ये इसका एक गठन की जो है घोषणा कब हुई, तो वो आपकी बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024 जो कि अमेरिका के सैन डिएगो में आयोजित किया गया था, इस दौरान इसकी स्थापना की घोषणा हुई थी। अब दोस्तों बायो फार्मास्यूटिकल की बात हो रही है तो ये भी जान लेते हैं कि बायो फार्मास्यूटिकल क्या होते हैं, क्योंकि जनरल साइंस के अंतर्गत इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो बेसिकली जो बायो फार्मास्यूटिकल्स हैं उनमें जो जीवित प्राणी हैं उनके अंग और ऊतकों, सूक्ष्मजीवों, पशुद्रव्यों या आनुवांशिक रूप से संशोधित कोशिकाओं और जीवों का प्रयोग करके ऐसी दवाइयाँ बनाई जाती हैं जिन्हें बायो फार्मास्यूटिकल्स कहते हैं। और इसमें जो है रसायनों का प्रयोग नहीं होता इन दवाओं के निर्माण में, ये याद रखना है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगली जो न्यूज़ है वो सांग्रीला डायलॉग से संबंधित है। ये दोस्तों हर साल ये सम्मेलन सिंगापुर में आयोजित होता है, बस इतना याद रखना है। और अगर भारत की बात की जाए तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2018 में इसको अटेंड किया था और उस समय इसमें संबोधन भी उन्होंने दिया था, ये याद रखना है। दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं अगली न्यूज। दोस्तों अगली न्यूज आपकी फ़िलिस्तीन की एक देश के रूप में मान्यता देने से संबंधित है, क्योंकि फ़िलिस्तीन अभी संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है और फ़िलिस्तीन की सरकार लगातार प्रयासरत है कि उसे संयुक्त राष्ट्र संघ की मान्यता मिल जाए और उसका वो सदस्य बन जाए। तो इसके लिए ये कोशिशें करते रहते हैं। तो इसी क्रम में इनको जो है जो यूरोपीय देश हैं आपके स्लोवेनिया जो कि पूर्वी यूरोपीय देश है, नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन, इन देशों ने इसको मान्यता दी है एक राष्ट्र के रूप में। तो फ़िलिस्तीन की संयुक्त राष्ट्र संघ में जो सदस्यता की दावेदारी है इससे उसको मजबूती मिली है। बस दोस्तों इस न्यूज़ में इतना ही था। आगे बढ़ते हैं। अगली जो न्यूज़ है वो आपके वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024 जो विश्व स्तर पर जारी हुई है उससे संबंधित है। तो दोस्तों इस न्यूज़ में ये देखना है कि ये आपकी जो रिपोर्ट है इसे किस संगठन ने जारी किया है। तो दोस्तों इसे यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम अर्थात संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। और दोस्तों 2015 से 21 की अवधि के दौरान जो भी घटनाक्रम हुए हैं वन्यजीवों के प्रति अपराध करने से संबंधित, उस दौरान के इसमें आंकड़े के आधार पर इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है। तो दोस्तों 15 से 21 की अवधि में गेंडा और देवदार का वृक्ष ये क्रमशः पशु और वनस्पति प्रजातियां ऐसी थीं जिनके प्रति लोगों ने अत्याचार किया या इनको जो है क्षति पहुंचाने की कोशिश की, चाहे गेंडे के शिकार को लेकर हो या देवदार के वृक्ष की जो है काटने से जो पारिस्थितिकी तंत्र को हानि हुई है उसके आंकड़े हों। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि ये दोनों ही आपकी जो पशु और वनस्पति प्रजातियां हैं, गेंडा और देवदार, दोनों ही भारत में पाई जाती हैं।
तो इसलिए ये रिपोर्ट याद रखना कि किन दो जो जीव हैं पशु और वनस्पति वो सबसे ज़्यादा सुभेद्य ग्रुप में शामिल किए गए हैं इस रिपोर्ट में, और ये रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी की गई है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आगे ज़्यादा महत्वपूर्ण न्यूज नहीं है जो कि फोर्ब्स द्वारा जारी की गई है, जिसमें 30 अंडर 30 अर्थात 30 साल की उम्र तक के जो उद्योगपति हैं उनकी सूची है। दोस्तों ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है तो हम इसको स्किप करके आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जो अगली न्यूज़ है वो आपके दुनिया के सबसे अमीर शहरों की सूची से संबंधित है, अर्थात उन शहरों से संबंधित है जिन शहरों में सबसे ज़्यादा जो करोड़पति हैं वो निवास करते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखना कि ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई। तो दोस्तों दो निकाय हैं, उन्होंने मिलकर इस रिपोर्ट को संकलित किया है। एक तो है आपका न्यू वर्ल्ड हेल्थ और दूसरा है आपका हैनले एंड पार्टनर्स। तो इनके द्वारा इसे जारी किया गया है। अगर सबसे अमीर शहरों की बात की जाए, अर्थात दुनिया के किस शहर में सबसे ज़्यादा करोड़पति निवास करते हैं, तो उनमें आपका जो पहला नंबर है वो है आपका न्यूयॉर्क का। और अगर भारत की बात की जाए तो जो मुंबई है वो पहले नंबर पर है और दिल्ली दूसरे नंबर पर है भारत के अगर परिप्रेक्ष्य में बात की जाए। अगर ओवरऑल रैंकिंग की बात की जाए तो मुंबई की जो है रैंक पूरी दुनिया में 24वें नंबर की है और दिल्ली की रैंक है 37वें नंबर की। तो दोस्तों ये याद रखना है। दोस्तों आगे जो है अगर इसमें देखें टॉप 3 जो शहर हैं वो कौन कौन से हैं, तो न्यूयॉर्क शहर, बे एरिया शहर और टोक्यो शहर। इनमें जो ऊपरी दो हैं वो आपके जो शुरुआती दो हैं या शीर्ष दो हैं वो अमेरिका के हैं और टोक्यो जापान का है। दोस्तों अगली न्यूज़ काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी रूस यूक्रेन जो संघर्ष हो रहा है तो उससे जो अस्थिरता पैदा हुई है क्षेत्रीय स्तर पर पूर्वी यूरोप में और उत्तरी यूरोप में, तो उसके मद्देनज़र ये न्यूज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारी एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से भी। इसमें दोस्तों ये है कि नाटो है वो उस संगठन के जो है 2 नए सदस्य बने हैं। एक तो आपका स्वीडन है, तो स्वीडन कितने नंबर का है, 32वें नंबर का है। और इसके अलावा आपका एक है फिनलैंड जो कि 31वें नंबर का सदस्य बना है इसका। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आगे अभी करंट में एक न्यूज़ है कि दुनिया का जो सबसे गहरा ज्ञात ब्लू होल है, अर्थात समुद्र के अंदर जो आपका सबसे गहराई वाला स्थान है एक हॉल की संरचना के आकार का, वो खोजा गया है मैक्सिको के समुद्र विज्ञानियों द्वारा और इसको नाम दिया गया है तामजा ब्लू होल। तो दोस्तों तामजा ब्लू होल है। इससे पहले अगर सबसे गहरे ज्ञात ब्लू होल की बात की जाए तो वो आपका माना जाता था जो कि दक्षिणी चीन सागर में है, सनसा योंगले ब्लू होल को। तो दोस्तों इसने तामजा ब्लू होल ने उससे भी ज़्यादा गहराई प्रदर्शित की है, तो अब सबसे गहरा उसे ही माना जा रहा है। और जो आपका सनसा योंगले ब्लू होल है इसे ड्रैगन होल के नाम से भी जाना जाता है। और अगर तामजा ब्लू होल के लोकेशन की बात की जाए तो ये मैक्सिको के जो युकाटन प्रायद्वीप है, मैक्सिको का जो स्थलीय क्षेत्र है, उसके जो दक्षिण पूर्वी तट पर चेतुमल नाम की जो खाड़ी है उस समुद्री खाड़ी में इसको पाया गया है। दोस्तों अगर ये भी देख लेते हैं कि ब्लू होल होता क्या है, तो ब्लू होल जल के अंदर बने सिंक होल हैं। ये तब बनते हैं जब चट्टान जल के कारण अपक्षय या नष्ट हो जाती है और फिर ढह जाती है, जिसके फलस्वरूप एक बड़ा छिद्र बन जाता है। दोस्तों अगली जो न्यूज़ है वो भारतीय प्रधानमंत्री की भूटान यात्रा से संबंधित है। दोस्तों इसमें डेट याद रखना कब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भारत के पड़ोसी देशों की यात्रा जब भी भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है तो पिछली परीक्षाओं में उनकी डेट भी पूछ ली गई थी। तो दोस्तों इसीलिए हमने डेट को हाईलाइट किया है। तो ये जो तारीख है वो थी आपकी 22-23 मार्च 2024 को। और इसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण खबरें नहीं हैं दोस्तों, बस इतनी एक और न्यूज़ महत्वपूर्ण है कि इस विजिट के दौरान जो भारतीय प्रधानमंत्री हैं उनको भूटान का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ऑर्डर ऑफ द ड्रग गैल्पो, इससे उनको सम्मानित किया गया है। बस इतना याद रखना है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगली खबर काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार विगत परीक्षाओं में पूछा गया है इससे। ये दोस्तों वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 से संबंधित है। दोस्तों सबसे पहले तो ये याद रखना है कि ये जो इंडेक्स है ये सूचकांक किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है, तो इसे दोस्तों जारी किया जाता है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा, अर्थात संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा। और ये किस दिवस के अवसर पर इसको जारी किया गया था, तो जो वर्ल्ड हैप्पीनेस डे है जो कि 20 मार्च को मनाया जाता है उसके अवसर पर इसे जारी किया गया था। दोस्तों अगर इसमें शीर्ष स्थान की बात की जाए, दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की बात की जाए, तो उनमें आपके शुरुआती जो शीर्ष स्थान है, अगर टॉप 3 की बात की जाए तो फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड है।
और अगर भारत के प्रदर्शन की बात की जाए तो भारत का जो प्रदर्शन रहा है इस इंडेक्स में, जो भारत की रैंकिंग है वो है आपकी 126वीं रैंक। और भारत के अगर स्कोर की बात की जाए तो वो है 4.054। ये भी दोस्तों याद रखा जाता है कि भारत का स्कोर कितना है इस इंडेक्स में, क्योंकि इस इंडेक्स से संबंधित स्कोर भी पिछली परीक्षाओं में पूछा गया है। और दोस्तों अगर स्कोर की बात की जाए तो स्कोर 0 से 10 के बीच में होता है, और जिस देश का मान ज़्यादा रहता है वो उतना अधिक खुश माना जाता है इस इंडेक्स के अनुसार। और 6 मानक तय किए गए हैं इस सूचकांक को जारी करने के लिए। वो हैं आपके प्रति व्यक्ति जीडीपी, सामाजिक समर्थन, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, उदारता, जीवन विकल्प बनाने की स्वतंत्रता और भ्रष्टाचार पर धारणा। अब दोस्तों आगे देखते हैं। आगे जो न्यूज़ है वो आपके ताइवान के राष्ट्रपति के पद से संबंधित है। तो लाई चिंग ते ताइवान के नए राष्ट्रपति बने हैं। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले साल न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री पद पर कौन आसीन हुआ था उससे संबंधित प्रश्न पूछ लिया गया था। दोस्तों आगे आपका जो आगे न्यूज़ है वो आपकी यात्रा पर्यटन विकास सूचकांक से संबंधित है। सबसे पहले तो ये देखना कि ये किस संस्था के द्वारा जारी की जाती है। तो इस सूचकांक को जारी किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अर्थात विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। और इसमें जो टॉप स्थान है वो आपको अमेरिका का अमेरिका को मिला है, और भारत की रैंक इसमें है 39वीं। जबकि 2021 में भारत की रैंक कितनी थी? 54वीं। मतलब भारत में जो पर्यटन उद्योग है उसका विकास हुआ है, और इसी कारण से भारत ने जो भी सुविधाएं पर्यटकों के लिए यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में दी हैं, चाहे वो अतुल्य भारत परियोजना हो, अमृत योजना हो, प्रसाद योजना हो, इन योजनाओं का प्रभाव भारत के जो है पर्यटन इंफ्रास्ट्रक्चर या पर्यटन अवसंरचना पर पड़ा है, जिससे भारत की रैंकिंग अच्छी हुई है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसमें दोस्तों स्कोर उतना महत्वपूर्ण नहीं है। अगर शीर्ष देशों की बात की जाए तो यात्रा पर्यटन विकास सूचकांक में शीर्ष देश आपके अमेरिका, स्पेन और जापान है। अब दोस्तों अगली जो न्यूज़ है वो आपके दुनिया के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित कानून से संबंधित है, क्योंकि अभी तक दुनिया में चुनिंदा देशों ने ही जो आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके रेगुलेशन के लिए कानून बनाए हैं, और भारत में अभी नहीं बना है इसके लिए कानून। तो यूरोपीय संघ पहला निकाय है जिसने जो है एआई को रेगुलेट करने के लिए कानून बनाया है। तो ये याद रखना कि किस संगठन ने बना है, तो यूरोपीय संघ ने। तो दोस्तों इस लेक्चर के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, चूँकि ये बड़ा चैप्टर है तो एक लेक्चर इसमें और आएगा। तो आज के लिए हम लोग इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नमस्कार।